हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मनोज वर्मा। मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाए हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुझे मोर देन 30 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल्स दोनों में पढ़ाया है। कैम्ब्रिज बोर्ड, आईबीडीपी बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स, सभी कुछ को पढ़ाया है। तो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। और मैं इसमें आपको टू द पॉइंट समझाऊंगा, इधर उधर की फालतू बातें नहीं करूंगा और फालतू के एग्जाम्पल्स भी नहीं दूंगा। सिर्फ पढ़ाई की बात, इम्पोर्टेंट बात समझाऊंगा, तो जिससे लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा और आपको नॉलेज भी ज़्यादा मिलेगी। तो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही ले रहा हूं मैं। The oxide which can react with HCl as well as KOH to give corresponding salt and water। तो ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, एक ही मार्क का है। और द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl as well as KOH, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये एम्फोटेरिक होती है, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करती है। और आपको याद होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब बाकी जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये आपको पता है कि ये मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। और ये मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होती हैं, और बेसिक होने की वजह से ये सिर्फ HCl से ही रिएक्ट करेंगी और KOH से नहीं रिएक्ट करेंगी। तो आंसर आपका ऑब्वियसली Al2O3 हो गया। और क्योंकि एम्फोटेरिक है। अब आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको HCl और KOH दिया जाए। यहाँ आपको KOH की वजह की जगह NaOH भी दिया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक बेस है, एल्कली है। HCl की जगह आपको H2SO4 भी दिया जा सकता है, HNO3 भी दिया जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आप इससे सिमिलर क्वेश्चन भी आंसर कर पाएंगे। ये मैंने आपको बताया, जो आपको अक्सर वीडियोस में दूसरे टीचर्स नहीं बताएंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आया है। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Mrignani was doing the experiment of comparing reactivity of metals in the laboratory. She was given aluminium metal and was told to check reactivity by using 4 solutions. As shown below, she would observe that reaction takes place in, तो ये देखिए 4 बार आया है। तो इसमें हर जगह एल्यूमिनियम मेटल लिया गया है और इसमें अलग अलग मेटल के सॉल्यूशंस लिए गए हैं, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, FeSO4, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और हर जगह एल्यूमिनियम ही लिया गया है। तो ये आपको साफ मालूम पड़ रहा है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है। और इसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे आप एल्यूमिनियम, Fe, जिंक और कॉपर की रिएक्टिविटी लिख लीजिए, जो आपको याद होगी। तो ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी एल्यूमिनियम मोर देन जिंक, मोर देन Fe, मोर देन कॉपर। तो अब यहाँ पे एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नहीं रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम FeSO4 से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। सी में एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो उससे भी रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो उससे भी रिएक्ट करेगा। तो आंसर होगा बी, जिसमें कि आपके आ जाएंगे BCD। अब इसमें समझने वाली बात यह है, जो आपसे मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि जरूरी नहीं कि सल्फेट ही लिया जाए। सल्फेट की जगह दूसरा कोई सॉल्युबल सॉल्ट लिया जा सकता है, जैसे नाइट्रेट लिया जा सकता है, क्लोराइड लिया जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आंसर वही रहेगा जो ये है, क्योंकि हमें मेटल को कंपेयर करना है। यहाँ पे जो सल्फेट है या क्लोराइड है या नाइट्रेट है या दूसरा कोई सॉल्ट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर दूसरा कोई क्वेश्चन आए तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पे ऑर्डर आपको देखना है, पहले मेटल और बाद में नॉन मेटल। तो एक्चुअली ए और सी एक जैसे आंसर है, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, लेकिन पहले मेटल बाद में नॉन मेटल, तो इसलिए आंसर सी होगा, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। ये तो आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से मेटल्स जो होते हैं या नॉन मेटल्स जो लिक्विड स्टेट में होते हैं।
वही आपको यहाँ पे अपने नॉलेज को यूज करके आंसर देना है। अब हम चलते हैं silver articles become black when kept in open for some time, whereas copper vessels lose their shiny brown surfaces and gain green color in the open. Name the substances present in the air with which react and write the name of the product. तो सिल्वर किससे रिएक्ट करता है? सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करता है। और कंपाउंड कौन सा बनता है? सिल्वर सल्फाइड। तो आपको मालूम है सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला Ag2S होता है, Ags नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वैलेंसी मालूम होनी चाहिए। सिल्वर की वैलेंसी होती है 1 और सल्फर की वैलेंसी होती है 2। तो आप क्रॉस करिए तो आंसर आएगा Ag2S। और कॉपर जो है वो कॉपर कार्बोनेट बनाता है, कॉपर ऑक्साइड नहीं, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो कि एयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला CuCO3 होता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कॉपर जो है वो +2 होता है और कार्बोनेट जो है वो 2- होता है। तो +2 -2 कैंसिल हो जाता है और कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CuCO3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम टू देयर रिस्पेक्टिव मेटल्स, वाई। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये कार्बन से रिड्यूस नहीं होती। मतलब अगर हम ये रिएक्शन लिखें कि सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन और हम सोडियम ऑक्साइड को रिड्यूस करके सोडियम बना दें और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दें, तो ये ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा रीज़न क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो मेटल्स हैं, जैसे कि ये 3 मेटल्स हैं, उनकी ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी ज़्यादा होती है। मतलब दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। तो जब सोडियम की ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी है, तो कार्बन उस ऑक्सीजन को सोडियम से छीन नहीं पाएगा, क्योंकि सोडियम की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, इसलिए ये रिडक्शन प्रोसेस नहीं होती। How are the metals obtained from the source? Obviously, these metals are obtained by electrolytic method. So write electrolysis. And where these metals are placed in the reactivity series, they are placed on the top of the series. और हमें इसके एक्सट्रैक्शन का केमिकल इक्वेशन बताना है। तो इसमें सोडियम आयन्स जो हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन, सोडियम कैथोड की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि रिडक्शन प्रोसेस है। क्लोराइड आयन्स जो हैं सोडियम क्लोराइड के, वो एनोड की तरफ जाते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करके उनका ऑक्सीडेशन होता है और क्लोरीन गैस बन जाती है। इस तरह से हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम कार्बन यूज करके उसे रिड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा, आगे का क्वेश्चन है कि metals produced by various reduction processes are not very pure, they contain impurities। तो हम इन impurities को कैसे रिमूव करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से रिमूव करते हैं। और इसमें कैथोड और एनोड क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा। कैथोड जो है वो प्योर कॉपर का होता है, एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर का होता है। तो इसमें आपका सॉल्यूशन कौन सा यूज होता है? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट यूज होता है। और हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास? कॉपर रिफाइन कैसे होता है? तो देखिए, जो हमने एनोड लिया है जो इम्प्योर है, तो उसी को हमें प्योरीफाई करना है। तो ये इम्प्योर कॉपर में से सिर्फ प्योर कॉपर ही जो है वो डिसॉल्व होता है। देखो, प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स एंड गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट। और जो आपने जो इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट लिया है उसके कॉपर आयंस जो है वो भी प्योर है, तो वो प्योर कॉपर आयंस जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जो कि पहले से ही प्योर है। तो यानी प्योर प्योर ही रहता है और इम्प्योर कॉपर में से प्योर कॉपर निकल जाता है और वो भी कैथोड पे जमा हो जाता है। और इसकी जो इम्प्योरिटीज होती है इम्प्योर कॉपर की, वो आपने पढ़ा होगा, नीचे एनोड मड के फॉर्म में नीचे बैठ जाती है। अच्छा, अब आप एक ये क्वेश्चन देखिए कि आपके पास 2 बीकर्स हैं ए एंड बी, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स इफ यू डिप अ स्ट्रिप ऑफ जिंक इन बीकर ए एंड स्ट्रिप ऑफ सिल्वर इन बीकर बी? यानी आप एक बीकर में जिंक डाल रहे हैं और दूसरे में सिल्वर डाल रहे हैं, दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ब्लू होता है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व? तो आप यहाँ देखिए, आपको ऑब्जर्व क्या होता है वो लिखना है। क्या आप देखते हैं? तो आप क्या देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन है वो
क्योंकि कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट में चेंज हो रहा है और जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, इसलिए कॉपर का ब्लू कलर फेड हो जाएगा और कलरलेस होने लगेगा। और ये फेड भी हो सकता है और कलरलेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या है। लेकिन आप ब्लू टू कलरलेस या ब्लू कलर फेड्स दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन सिल्वर जो है वो तो कॉपर से कम रिएक्टिव है, इसलिए सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता और सिल्वर सल्फेट नहीं बन सकता, तो ब्लू कलर ब्लू ही रहेगा और कोई रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे पूछा है व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर तो क्या होता है। ऑब्वियसली कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब आपको कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO लिखना है, क्योंकि Cu2 प्लस है, O माइनस 2 है, दोनों चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं तो CuO। लेकिन ऑक्सीजन को हमेशा आपको O2 लिखना है, क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक गैस होती है, तो इसको आपको CuO2 लिखना है। फिर ये 2 बैलेंस करने के लिए यहाँ आपको 2 लगाना है, और ये कॉपर के 2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 2 लगाना है, तो ये बैलेंस हो गया। अच्छा, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन सी होती हैं? Al2O3, बिकॉज दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और आपको ये 2 रिएक्शन कंप्लीट करने हैं। सोडियम ऑक्साइड, देखिए सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O होता है, NaO नहीं, Na2O होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने पढ़ा भी होगा कि Na2 क्यों होता है, क्योंकि Na जो है, Na इसमें +1 चार्ज होता है और O में -2 चार्ज होता है, यानी सोडियम की वैलेंसी है 1 तो यहाँ पे 1 आएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 तो यहाँ पे 2 आएगा, इसलिए फॉर्मूला होगा Na2O। Al2O3 में एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, और जब ये NaOH से रिएक्ट करता है तो ये आपको याद करना पड़ेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है जिसका फॉर्मूला NaAlO2 है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और वाटर बनता है। यहाँ पे 2 NaOH दिया है, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। फिर ये वाले एल्यूमिनियम 2 ऑलरेडी बैलेंस हो जाएंगे, ऑक्सीजन 3 and 2 5 है, तो यहाँ पे 2 × 2 4 और ये 1 5, तो ये और हाइड्रोजन 2 है तो ये पूरा बैलेंस हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। और इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हेन सल्फर इज बर्न्ड तो क्या होता है? ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेचर ऑफ द गैस, नेचुरली क्योंकि ये नॉन मेटल ऑक्साइड है तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती हैं। और उसके बाद व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन द ड्राई लिटमस। देखिए ड्राई लिटमस लिखा है, जबकि आपको पता है कि लिटमस वेट होना चाहिए, नहीं तो सल्फर डाइऑक्साइड आयनाइज नहीं होती, इसलिए ड्राई में कोई एक्शन नहीं होगा बिकॉज लिटमस इज ड्राई। और उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन लिखा है, वो आपने पढ़ा है, आप आसानी से ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। वाइल फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड, हाउ डज सोडियम अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आपको मालूम है, ये 281 है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फिर उसमें 28 रह जाता है, दिस इज द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड देयरफॉर इट इज स्टेबल। और फिर ये पूछा है कि why do ionic compounds in the solid state do not conduct electricity। आपको मालूम है आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते, उनको मोल्टन होना चाहिए या एक्वस होना चाहिए। तो सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उनमें अपोजिटली चार्ज आयन्स होते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं अट्रैक्शन के, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं, तो आयन्स मूव ही नहीं कर पाते, और क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो जब वो मूव ही नहीं कर पाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पाएंगे। तो आपको मेन पॉइंट, की पॉइंट ये लिखना है कि देयर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड आयन्स कैन नॉट मूव। तो मेनली आप जो भी आंसर्स लिखते हैं उसमें आपको की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, आपके की पॉइंट्स आने चाहिए। आप अननेसेसरी डिटेल्स और अननेसेसरी लॉन्ग सेंटेंसेस मत लिखिए, आप सिर्फ की पॉइंट्स लिखिए, उसमें ही आपको मार्क्स मिलेंगे और वो आपको लिखना है। और ग्रामर के ऊपर मार्क्स नहीं होते, की पॉइंट्स के ऊपर मार्क्स होते हैं। आप की पॉइंट ज़रूर बताइए और थोड़ा बहुत अपनी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ डेफिनेशन में आप अपनी लैंग्वेज यूज़ मत करिए, जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी है उसे याद करिए, लेकिन बाकी आंसर्स में आप अपनी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको की पॉइंट्स उसमें डालना ज़रूरी है। और आपको मालूम है जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो कैथोड पे हमें सोडियम नहीं मिलता है बल्कि हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्योंकि हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस में वाटर होता है, वाटर में हाइड्रोजन होती है,
और हाइड्रोजन जो है वो सोडियम से लेस रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन गैस सोडियम कैथोड पे जाके जमा होती है और सोडियम जो है वो नहीं होता है बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव। और एनोड पे क्लोरीन गैस हो जाती है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन्स हैं जो एनोड पे जाके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, की पॉइंट्स डिस्कस किए। आपको की पॉइंट्स ही याद रखना है, पूरे के पूरे आंसर्स याद नहीं रखना है। और उन क्वेश्चंस में अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो तो भी आपको आंसर देना आना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सेम रहता है, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। रोट मेमोरी करके आप मत जाइए कि जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं जैसा मैंने इन सब एग्जाम्पल्स में बताया। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो इसको एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कुछ नई जानकारी आपको मिली है जो कि दूसरे वीडियोस में नहीं मिलती है और मैं इसी तरीके से और जानकारी दूंगा, सिर्फ आपको मतलब की बात करूंगा, इधर उधर की बात नहीं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड होप टू सी यू अगेन। बाय बाय, टेक केयर।